हेलो बच्चों, अध्याय 2 क्लास 10th। अध्याय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस वीडियो में हम अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो वन लाइनर क्वेश्चन हल कर रहे हैं यह आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की तैयारी के लिए है और आप इनको ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्रक के श्रमिक होते हैं। जो कृषि क्षेत्र होता है तो कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं कि जो श्रमिक होते हैं वो उनको जो रोजगार है वो वर्ष भर नहीं मिलता। जब कृषि में ज़्यादा काम आ जाता है या कटाई होती है या बुआई होती है उसी टाइम पर उनको ज़्यादा काम मिलता है, तो उनकी जो रोजगार होता है तो कृषि क्षेत्रक के जो श्रमिक होते हैं वे अल्प रोजगार होता है। उनका कैसा रोजगार होगा? अल्प रोजगार होगा इनको, क्योंकि उनको वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो अल्प रोजगार होगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? तो जो अर्थव्यवस्था होती है उसके मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे वाले को बोलते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, जहाँ से प्राकृतिक चीज़ों से उत्पादन जो होता है वही प्राथमिक क्षेत्र है, तो इसमें कृषि आ जाएगी। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। इस द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग धंधे आ जाएंगे। जो कृषि से प्राप्त चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से कोई वस्तु बनाने की जो प्रक्रिया है वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती है, और इन जो द्वितीयक क्षेत्र से चीज़ें बनती हैं उनका उपभोग जो करता है वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। और तृतीयक क्षेत्र का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था है इसके मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं और जो निजी क्षेत्र हैं यह उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित हैं। किसके आधार पर? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित किए गए हैं कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र है और कौन सा निजी क्षेत्रक है। आइए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व किसके पास है? तो सार्वजनिक जो उद्यम होता है उसका जो स्वामित्व है वो सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? सरकार के पास। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व सरकार के पास होता है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसे प्रच्छन्न रोजगार के रूप में जाना जाता है? तो प्रच्छन्न रोजगार का मतलब होता है जहाँ कम रोजगार मिलता है उसी को हम प्रच्छन्न रोजगार कहते हैं। तो किसे प्रच्छन्न रोजगार के रूप में जाना जाता है? तो कम रोजगार को प्रच्छन्न रोजगार के रूप में जाना जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्रक को और क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को दूसरा नाम जो है वो सेवा क्षेत्र है, तो इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थशास्त्र में जो क्षेत्र होते हैं वो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो तृतीयक क्षेत्र है उसका दूसरा नाम जो है वो सेवा क्षेत्र भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 दिनों की रोजगार योजना को क्या कहा जाता है? तो 100 दिनों की जो रोजगार योजना है जो मनरेगा चलाई गई थी, कौन सी योजना चलाई गई थी? मनरेगा योजना चलाई गई थी, और इसमें प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जो भी परिवार जिसको रोजगार उपलब्ध नहीं है उसको 1 साल में 100 दिन का रोजगार सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो जो 100 दिन का रोजगार योजना है जो मनरेगा नाम है इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है?
तो मनरेगा का जो पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अंतर्गत ग्रामीण है जी, मतलब गांव में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है जिस परिवार में या जिसके पास रोजगार नहीं है। इसके अंतर्गत जॉब कार्ड बनाया जाता है और उसी से फिर रोजगार मिलता है। अगला 9वां क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का दूसरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी जो होती है वो एक साल के अंदर किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से जो अर्जित आय है उसी आय को हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब एक देश ने, कोई भी एक देश है, उसने अपनी सेवाओं और वस्तुओं से जितना लाभ अर्जित किया है, जितनी अर्निंग आई है, उसी पूरी अर्निंग को हम जीडीपी उसकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, गरीबों को राशन किस प्रणाली द्वारा दिया जाता है? तो जो गरीबों को राशन है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबों को राशन दिया जाता है। कौन सी योजना है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके द्वारा गरीबों को राशन दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है 11वां, सार्वजनिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वह क्षेत्रक जिस पर सरकार का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन होता है सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो जिस पर सरकार का नियंत्रण है वही सार्वजनिक क्षेत्र है। तो बताया गया है वह क्षेत्रक जिस पर सरकार का स्वामित्व हो, नियंत्रण हो और प्रबंधन हो, इसी को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। सरकार की जो जगह या सरकारी जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे। आइए 12वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में भावना छिपी होती है। तो सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है वो सरकारी क्षेत्र होते हैं, और जो सरकार होती है वो किसके लिए काम करती है? वो व्यक्तियों, मानव के लिए काम करती है, उस देश के निवासियों के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होगा उसमें कैसी भावना छिपी होगी? उसमें सामाजिक कल्याण और सुरक्षा की भावना। मतलब जिस देश में जो सरकार है या सरकारी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं उनके कल्याण की भावना और सुरक्षा की जो बात है वो कौन से क्षेत्र में आएगी? सार्वजनिक क्षेत्र में आएगी। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के हमें उदाहरण बताना है कुछ। तो हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगी, मत्स्य पालन भी आएगा, पशुपालन भी आ जाएगा, खनन भी आ जाएगा, वनोत्पाद भी आ जाएंगे। तो ये किसके उदाहरण हैं? प्राथमिक। प्रकृति से जो जुड़े होते हैं उन्हीं को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। या जो उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन सबसे पहली बार जहाँ से हो रहा है वही प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे कृषि है तो सबसे पहले अनाज का उत्पादन हो रहा है, फिर अनाज से कोई वस्तु बन रही है तो वो द्वितीयक क्षेत्र, और जो वस्तु बन गई है उसको जो ले रहा है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो किसान किस में आ जाएगा? कृषि किस में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र। और यहाँ पे है मत्स्य पालन, जो मछली को पाल रहा है तो यहीं से उत्पन्न हो रही ना चीज़, तो ये मत्स्य पालन हो गया। पशुपालन इसी प्रकार से खनन और वनोत्पाद जो किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। आपको देखना है कोई भी चीज़ जहाँ से उत्पन्न होती है, स्टार्टिंग जो जहाँ से जिसकी होती है वही क्या है? कच्चा माल जो स्टार्ट जहाँ से होता है वही प्राथमिक क्षेत्र है। आइए अगला 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 14वां क्वेश्चन हमारा है, द्वितीयक क्षेत्रक में क्या क्या आता है? तो जो द्वितीयक क्षेत्र होते हैं उसमें गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा बनाना आदि आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में हम देखेंगे उद्योग आ जाएंगे, और
या कोई भी चीज़ निर्मित हो रही है वो आ जाएगी। जैसे गन्ने से चीनी बनती है, कपास से कपड़ा बनता है। जितने भी उद्योग धंधे हैं वे सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये लोग कच्चे माल से कोई ना कोई वस्तु बनाते हैं। तो जो कच्चे माल से कोई ना कोई वस्तु बनाए वह द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। तो द्वितीयक क्षेत्र में गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा और उद्योग जितने भी हैं वो कोई भी आप लिख सकते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्रक में क्या क्या आता है। तो तृतीयक क्षेत्र का मतलब है जो क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र का उपभोग कर रहा है वही तृतीय, मतलब जो सेवाएं दे रहा है वो तृतीयक क्षेत्र है। वकील है अपनी सेवाएं दे रहा है, डॉक्टर अपनी सेवाएं, शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहा है, परिवहन भी अपनी सेवाएं दे रहा है। तो जो आपको अपनी सेवाएं दे वही क्या है, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। तो वकील, डॉक्टर, शिक्षक, परिवहन, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो याद रखना है आपको तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण क्या क्या है। अगला 16वां क्वेश्चन है हमारा, सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल हैं वे हैं। तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, सेवा क्षेत्र में बैंकिंग भी आ जाता है। क्या आएगा, बैंकिंग, संचार, परिवहन, ये भी सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। तो सेवा क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो परिवहन भी हो सकती है, संचार, बैंकिंग और परिवहन, ये सब कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया आपको पता है जो प्रकृति से डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं या जिसकी स्टार्टिंग होती है। तो हमारी जो वस्तुएं, कोई भी वस्तु बनती है तो उसका उत्पादन प्रकृति से होता है। तो प्रकृति प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। दूसरा, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला है। तो कृषि, हमारे भारत देश में कृषि में सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है और भारत में जो कृषि है वो लगभग 49% पे काम कर रही है। 49%, 49% व्यक्ति कृषि पर रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे अधिक रोजगार किस में है, कृषि में रोजगार है, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार है। देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक जो योगदान होता है वो तृतीयक क्षेत्र का होता है। किसका, तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक रोजगार में योगदान होता है। अगला 19वां क्वेश्चन है, कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो संचार है, संचार क्या है, संचार जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर आता है। क्या है, संचार, हमें बताना है। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी का प्रतिशत है। तो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है, तो वो है 60 से 70%। किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में 2013 और 14 के बीच कौन सी श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत, 60 से 70% है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद है जो वो है, यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। क्या क्या, सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं का मूल्य है किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान सर्वाधिक होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो सर्वाधिक होता है। अगला, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपने अभी पहले पढ़ा था कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो कम बेरोजगारी होती है, मतलब जहाँ पे रोजगार पूर्ण नहीं मिलता है। और कृषि क्षेत्र जो होता है उसमें रोजगार पूर्ण नहीं मिलता है, हर समय नहीं मिलता है, किसी विशेष समय पे ज़रूरत पड़ती है लेकिन बाकी टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो कृषि है वो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी के लिए मानी जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार है अभी कृषि में चल रहा है।
और यहीं पे कौन सी बेरोजगारी है? 55 बेरोजगारी है कृषि में, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर काम नहीं मिलता, कुछ विशेष समय पर ही यहाँ पे व्यक्तियों को काम मिलता है, इसलिए यह 55 या छिपी बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन है, कम वेतन किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो जो कम वेतन है वो प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है और भी मजदूरी आती है, ये सब चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे कैसी वेतन मिलती है? सबसे कम वेतन प्राप्त होती है। तो कम वेतन किस में प्राप्त होती है? प्राथमिक क्षेत्र में कम वेतन प्राप्त होती है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है? हम बता चुके हैं आपको कि 3 क्षेत्रक हैं, कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह आता है और द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है, उद्योग आते हैं, इसमें जो फैक्ट्रियाँ आती हैं, कंपनियाँ, कारखाने आते हैं, इसको द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें डॉक्टर और शिक्षक और बैंकिंग ये वगैरह आते हैं किसमें? तृतीयक में। तो द्वितीयक क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के लिए द्वितीयक क्षेत्र जाना जाता है। आइए अगला 26वां क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे और पोस्ट ऑफिस किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? तो आप जानते हैं रेलवे और जो पोस्ट ऑफिस हैं ये सरकारी क्षेत्र हैं, सरकारी जो सेक्टर होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से सरकारी जो सेक्टर होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। आप जानते हैं जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो जनता के हित में फैसला लेता है। तो सरकार जो होती है वो किसके लिए सर्वोपरि है? जनता के फैसलों के लिए सर्वोपरि है। मतलब स्वयं किसी एक विशेष वर्ग के लिए जो फैसला आते हैं वो लाभ के लिए नहीं होते हैं, इसमें जो जनता होती है उसके लाभ के लिए फैसला आते हैं। तो रेलवे और पोस्ट ऑफिस कौन से क्षेत्रक हैं? सार्वजनिक क्षेत्रक हैं, जो सबके लिए हैं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। तो सरकारी जो चीज़ होगी वो सार्वजनिक क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं मछली पालन शुरुआत ही होती है, इसलिए है प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। अगला, किस क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन किस में नहीं होता है? तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, इसमें केवल सेवाएं दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होगा? कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का जो मापन है वो केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार जो हमारी होती है वो सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई? तो सबसे अधिक वृद्धि जो है वो तृतीय क्षेत्र में हुई है। पहले तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे कम था, लेकिन आज के समय में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा हो गया है। और पहले प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो सबसे ज़्यादा था, अब इस समय जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो सबसे कम हो गया है। तो कहा जाए कि सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? तो तृतीयक में। सबसे जो डाउन कौन गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र डाउन गया है। उसमें सबसे पहले जो थी तो सबसे ज़्यादा वृद्धि, मतलब सबसे ज़्यादा स्तर पर कौन सा था? प्राथमिक क्षेत्र। अब उसका जो योगदान है वो सबसे कम पे पहुंच गया है प्राथमिक का, और सबसे ज़्यादा पे पहुंच गया है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का। अगला 32वां क्वेश्चन है, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं किसको? गन्ने से चीनी और गुड़ बनता है। आप जानते ही होंगे कि गन्ने से क्या बनता है? चीनी और गुड़ बनता है। तो चीनी और गुड़ बनाने के लिए हम गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीनों क्षेत्रों के उत्पादों का योगफल कहलाता है। तो आप जानते हैं कि तीनों क्षेत्र के उत्पादन का जो योगदान है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद या GDP। सकल घरेलू उत्पाद तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का योगफल होता है, सकल घरेलू उत्पाद GDP। अगला, सेवा क्षेत्र 34वां क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई? तो जो सेवा के क्षेत्र के उत्पादन में है वो 5 गुना वृद्धि हुई है। कितनी गुना?
5 गुना वृद्धि हो गई है सेवा क्षेत्र के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाखों शिक्षित व्यक्ति के पास रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो ऐसी बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहा जाता है। जब योगदान मतलब शिक्षित तो व्यक्ति हैं लेकिन उनको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी? खुली बेरोजगारी कहते हैं। अगला 36वां क्वेश्चन है, मनरेगा में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी होती है? तो आपको बता चुके हैं, मनरेगा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजना है और जी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यह 100 दिन का रोजगार देती है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी ग्रामीण योजना है जी। 37वां क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है? तो भारत के कितने जिलों में? तो भारत के 625 जिलों में। कितने जिलों में? 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया है। अगला, जहां श्रमिकों को अपने स्वायत्त से कम काम दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो जी अल्प बेरोजगारी कहलाती है। कैसी बेरोजगारी है जी? अल्प, कुछ ही बेरोजगारी, मतलब कुछ ही रोजगार दिया जाता है और बाकी वो बेरोजगार रहता है, तो जी क्या कहली? अल्प बेरोजगारी कहलाएगी। स्वायत्त से कम काम दिया, जितनी उसको ज़रूरत है उतना काम ही नहीं मिल रहा है, उसको कम काम मिल रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या है? अल्प बेरोजगारी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 39वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीयक क्षेत्र में। किसमें? तृतीयक क्षेत्र में श्रमिक जो होते हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। अगला 40वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? तो संगठित क्षेत्र जो होते हैं उनको अधिकांश श्रमिकों में रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित क्षेत्र मतलब जो संगठित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर यह योजना होती है। अगला, भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे हैं। कौन से? असंगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में तो कम काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमें रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है कि आपको हमेशा रोजगार मिलेगा वर्ष भर, मतलब जो आपकी प्राइवेट कंपनी में जॉब वगैरह लग जाती है तो उसको हम कहेंगे कि संगठित क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो जॉब एक बार लग गई तो वहाँ पे आपको हमेशा जॉब मिलेगी, या सरकारी जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी आपको जॉब मिलेगी, तो आपको वर्ष भर मतलब आपको बीच में हटाया नहीं जाएगा या बिना उसके किसी भी आरोप के आपको भगाया नहीं जाएगा। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होते हैं यहाँ पे आप जानते हैं, जैसे कृषि हुआ असंगठित क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको वर्ष भर नौकरी नहीं मिलती, आपको लगातार नौकरी नहीं मिलती, अभी आपके पास काम है, आगे का काम नहीं मिल चले, तो इसी को हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे श्रमिक हैं किस में काम कर रहे हैं? वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगठित क्षेत्र में कम काम कर रहे हैं, तो किसमें? असंगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। आगे 42वां क्वेश्चन है हमारा, कपास व कपड़ा कौन से उत्पादक हैं? तो कपास प्रकृति से है और कपड़ा विनिर्माण से है। कौन से हैं? कपास प्राकृतिक है और कपड़ा विनिर्मित है। अगला 43वां क्वेश्चन है, प्राथमिक व द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, तो कैसी हैं? परस्पर निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर कहते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यदि आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र ना हो तो द्वितीयक और तृतीयक तो हो ही नहीं सकते, और अगर प्राथमिक क्षेत्र है तो अपन अनाज उगाएंगे या कुछ भी चीज़ उगाएंगे तो वो द्वितीयक क्षेत्र में जाएगी, कंपनी के पास जाएगा कच्चा माल, और कंपनी उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएगी, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग तृतीयक क्षेत्र करता है। तो जो तीनों क्षेत्र हैं जी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला 44वां क्वेश्चन है हमारा, कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वन उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह कृषि, डेयरी, मत्स्य उत्पादन, वन उत्पादन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके? प्राथमिक के। अगला 45वां क्वेश्चन है, कपड़े का निर्माण
गुड़ एवं चीनी निर्माण तथा ईंट निर्माण किस क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगे? तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ का निर्माण होना है तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। उद्योग जो है, धंधे जो है, कंपनी जो है, वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। तो द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कोई भी चीज़ का निर्माण होना है आपको द्वितीयक क्षेत्र ही लगाना है। अगला 46वां क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? तो वे गतिविधियां कौन सी? वे गतिविधियां जो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में योगदान देती हैं। कहाँ कहाँ? वे गतिविधियां जो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में योगदान देती हैं, वे कौन सी कहलाती हैं? आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आर्थिक गतिविधियां वो कहलाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन है, जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सबसे कम जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में सबसे कम योगदान रहा है। आइए अगला 48वां क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत दैनिक मजदूर आते हैं। कौन से? दैनिक मजदूर जो होते हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए 49वां क्वेश्चन है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक है। तो विकास जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र का ही जरूरी है, यहीं से विकास स्टार्ट होता है। आइए लास्ट अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो हम वीडियो आपको बता रहे हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको बहुत ही ध्यान से और बार बार देखें। जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है जो आपके वार्षिक पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी के लिए है, तो आप विशेष तौर से इसको देखें। और हमारे चैनल पर बाकी सब्जेक्ट के भी आपके वीडियो इसी प्रकार से डाले गए हैं। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 लाइन क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है, वेतन छुट्टी का प्रावधान व रोजगार सुरक्षित एवं वेतन नियमित किस क्षेत्र में होता है? तो संगठित क्षेत्र में होता है। आपको बता चुके हैं पहले कि ये किस में होगा? ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत होगा। तो हमारे सभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला लेसन लेके आएंगे। आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो है वो अच्छी बनाए रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।